केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2023 तक आए थे। पिछली वीडियो में हमने अपना टॉपिक 2 हेनरीज लॉ पूरा कर लिया और पिछली वीडियो में हमने समरी भी पूरी कर ली थी कि हमने क्या क्या टॉपिक 2 में पढ़ा। और अब हम अपना टॉपिक 3 शुरू करते हैं जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन लिक्विड एंड रॉल्स लॉ। इसमें भी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तो हम लोग जानेंगे, पहले लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट कैसा है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशंस, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशंस, और अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो गैसेस सॉल्यूशंस। अब तीनों सॉल्यूशंस में भी इसके 3 सब पार्ट होते हैं। सॉल्यूट क्या है, तो लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, पर हमारा सॉल्यूट गैस हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है और सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है। तो सॉल्यूशंस के पूरे चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशन से डील करते हैं। टॉपिक 2 में हमने जो हेनरीज लॉ पढ़ा था उसमें सॉल्यूट हमारा गैस था और हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था। तो हेनरीज लॉ में भी हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, पर सॉल्यूट गैस था तो इसलिए वहां बोला गया था गैस इन लिक्विड। यहाँ पर भी लिक्विड सॉल्यूशंस है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, इसलिए इसको लिक्विड सॉल्यूशंस तो बोलते ही हैं। लेकिन लिक्विड सॉल्यूशंस में लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस और रॉल्स लॉ इनके साथ डील करता है। जैसे हेनरीज लॉ किसके साथ डील करता था, हेनरीज लॉ में क्या था, गैस इन लिक्विड, वैसे रॉल्स लॉ में है लिक्विड इन लिक्विड, लेकिन दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं। तो इसमें भी थ्योरी क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हेनरीज लॉ में स्टेट हेनरीज लॉ था, उसी तरह स्टेट रॉल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये फॉरेन 2012 1 मार्क का आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था, थोड़ी लैंग्वेज अलग थी पर वही पूछा गया था, डिफाइन रॉल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म इन रेफरेंस टू सॉल्यूशंस। या एक ये ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का आया था। और अगला था स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। यहाँ बस वोलेटाइल लिक्विड्स लिख दिया, लेकिन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली 2010 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो थ्योरी करने से पहले एक बार हम बेसिक रिवीजन करते हैं रॉल्स लॉ का कि आखिर रॉल्स लॉ कहलाता क्या है और रॉल्स लॉ में क्या है। तो सबसे पहली बात, रॉल्स लॉ में लिक्विड इन लिक्विड, तो सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट बाइनरी मिक्सचर ले रहे हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अब एनसीईआरटी में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 लिया गया है, कहीं कहीं पर ए और बी लिया गया है। जैसे लिक्विड 1 लिक्विड 2, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, लिक्विड ए लिक्विड बी, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, ठीक है। या फिर सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट लिक्विड, ठीक है। तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बार आप शो कर सकते हैं जब मार्क्स थोड़े ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि जब मार्क्स ज्यादा होते हैं तो बोर्ड के हिसाब से हम लोग क्या चुन रहे हैं, सब स्क्रिप्ट क्या लगा रहे हैं, क्या क्या हम लोग उसमें वैल्यूज या वेरिएबल पुट कर रहे हैं खुद से, तो हमें वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लिक्विड 1 ले लिया, एक लिक्विड 2 ले लिया। लिक्विड 1 ब्लैक रंग से और लिक्विड 2 रेड रंग से। ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। जैसे दिल्ली 2010 में वोलेटाइल लिक्विड्स होते क्या है, जो वेपर फेज में आसानी से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो अपने वेपर्स बनाना शुरू कर देते हैं। पूरी तरह से तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उनके वेपर्स बन जाएंगे, उनके एक वेपर्स आपको मिलेंगे। अगर आप बीकर में देखिएगा या फिर अभी कंटेनर में अभी हम लोग देखेंगे तो उनके वेपर्स रहते हैं जिनको हम लोग मेजर करते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो वेपर्स बनाना शुरू कर देते हैं कम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर या उनसे थोड़े ज्यादा पर, ठीक है। तो उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड जो आसानी से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में 2 वोलेटाइल लिक्विड्स लिए हैं, ठीक है। अब समय के साथ जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो वो अपने वेपर्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये वेपर हो गया लिक्विड 1 का, ये वेपर हो गया लिक्विड 2 का। हमने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है। कंटेनर नहीं लेते तो भी वो अपने वेपर्स तो बनाते रहते, पर यहाँ समझने के लिए हमने एक कंटेनर ले लिया है। जहाँ पर ये जो ब्लैक रंग से डिनोट हो रहे हैं वो वेपर प्रेशर, मतलब वो लिक्विड 1 के वेपर्स हैं, और जो रेड रंग से हैं वो लिक्विड 2 के वेपर्स हैं। और यहाँ पर ये जो डैश है ना, डैश, वो डैश उनके मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सारे डैश को नहीं, मैंने कुछ कुछ को मॉलिक्यूल्स के रूप में दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जो बिंदी है ये मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने हेनरीज लॉ में देखा था गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज में। तो ये जो रेड रंग के हैं वो क्या है, लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स है,
और ये जो ब्लैक रंग के हैं वो क्या है, लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम इंक्रीज होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर और ज्यादा चेंज नहीं होगा, एक तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। मतलब अब और चेंज नहीं होंगे वेपर्स। जैसे यहाँ पर वेपर्स अगर गिने तो 1 2 3 4 थे, यहाँ बढ़ गए, यहाँ 3 थे, यहाँ बढ़ गए, ठीक है, पर अब और नहीं बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। तो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो रॉल्स लॉ उनमें रिलेशन बताता है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो समय के साथ अब और ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से कुछ, अब यहाँ पर मैं और भी डिनोट कर सकता था लेकिन समझाने के लिए, है ना। अब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये बढ़ेंगे नहीं, एक्चुअली ये घटेंगे, है ना। तो यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, है ना, वेपर बनाने के लिए। शुरू में ज्यादा होंगे, यही मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं वेपर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। और यहाँ पर जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स क्या होंगे, वो वेपर्स कम होंगे। ठीक है, तो समय के साथ वेपर्स बढ़ेंगे और यहाँ के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो लिक्विड 1 का प्रेशर अब और नहीं बढ़ेगा, है ना, उतना ही रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ पर जो प्रेशर P1 है, उस प्रेशर P1 को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। पार्शियल शब्द ध्यान रखिएगा। तो ये जो P1 है वो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड 1 का। ठीक है, उसी तरह ये जो P2 है, P2 वो P2 है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 पार्शियल कंट्रीब्यूट करेगा टोटल वेपर प्रेशर में और P2 भी पार्शियल कंट्रीब्यूट करेगा टोटल वेपर प्रेशर में। इसीलिए P1 को हमने लिखा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, ठीक है, और P2 को लिखा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। ठीक है, अब ये जो है उनके कुछ मोल्स, मतलब मोल्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, वो सब इसमें होंगे। तो मैंने कुछ दिखाए हैं। जो रेड शो करते हैं वो लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स और जो ब्लैक शो करते हैं वो लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स। तो हेनरीज लॉ में जैसा देखा था कि अगर मॉलिक्यूल्स है तो मास होगा, मास है तो मोल्स होगा, मोल्स होगा तो मोल फ्रैक्शन होगा। जनरल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी हम लोग मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं, जैसे हेनरीज लॉ में किया था। ठीक है, मैं हेनरीज लॉ से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है कि रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या सिमिलैरिटीज है और आप रॉल्स लॉ को हेनरीज लॉ का स्पेशल केस कैसे कह सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो सॉल्युबिलिटी होता है उसे हम मोल फ्रैक्शन में दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा फेज है वो वेपर फेज है, हेनरीज लॉ में भी देखा था, और ये जो हमारा फेज है वो सॉल्यूशन फेज है, हमने देखा था। ठीक है, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस या फिर एक जो डिफरेंस है हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ में वो ये है कि हेनरीज लॉ में जो हमारा लिक्विड होता था वो वेपर नहीं बनता था। हेनरीज लॉ में वेपर फेज में कौन होता था, सिर्फ और सिर्फ गैस होता था। लेकिन रॉल्स लॉ में वेपर फेज में कौन होगा, दोनों होगा, मतलब सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा। हेनरीज लॉ में जो सॉल्यूट हमारा गैस था वही सिर्फ वेपर फेज में था, लेकिन रॉल्स लॉ में हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है वोलेटाइल और सॉल्वेंट भी लिक्विड है वोलेटाइल, तो दोनों वेपर फेज में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर फेज में आपको वेपर्स मिलेंगे लिक्विड 1 के भी और लिक्विड 2 के भी, क्योंकि दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल हैं। और जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो आपको मोल्स मिलेंगे या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो भी आपको मिलेंगे वेपर, मतलब लिक्विड 1 के और लिक्विड 2 के, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी होगा साथ में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं रॉल्स लॉ क्या कहता है। तो रॉल्स लॉ भी बिल्कुल वही कहता है जो हेनरीज लॉ कहता था। रॉल्स लॉ भी क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनेंट,
यहाँ पर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर इन द सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, तो हम कंपोनेंट 1 मान लेते हैं। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, तो यहां पर हमने कंपोनेंट 1 मान लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज। यहां पर देखिए सॉल्यूशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान होगा तो हेनरीज लॉ में जब मोल फ्रैक्शन था तो मैंने बताया था कि रॉल्स लॉ में एक मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का भी आता है। जैसे हेनरीज लॉ में तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में ही है, और जनरली हम लोग जितना पढ़ते हैं उसमें जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन फेज में ही होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन रॉल्स लॉ में आप देखिएगा एक मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का भी आता है ना। तो अभी सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, द पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं क्योंकि वेपर है, और प्रेशर मतलब जो ये प्रेशर लगाएंगे वॉल्स पे, ठीक है, वो वेपर प्रेशर उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ एनी कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 ले लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज। तो सॉल्यूशन फेज में x1 है, ठीक है, यहाँ पर डिनोट नहीं किया, P1 P2 को लिख दिया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 या लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, ये हो गया। अब हेनरीज लॉ में जब हमने, हेनरीज लॉ भी यही था ना, बस वहां पर कंपोनेंट 1 की जगह गैस था, ठीक है, और कंपोनेंट 2 का था नहीं क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट 2 था हेनरीज लॉ में वो वेपर फेज में नहीं जाता था। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेकंड की भी बात कर लेते हैं। अगर हम कंपोनेंट 2 लें तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, अब जो हमारा हेनरीज लॉ था, हेनरीज लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो क्या था, KH था, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अब आप यहां देखिए, यहां पर शुरू में जो हमने लिया था वो क्या लिया था, सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। मान लेते हैं उस बीकर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 है। अब क्योंकि लिक्विड 1 वोलेटाइल है तो लिक्विड 1 अपना वेपर बनाएगा, यहाँ पर भी लिक्विड 1 अपना वेपर बना रहा था, लेकिन यहाँ पर साथ में लिक्विड 2 का भी वेपर था। ठीक है, यहाँ पर प्योर कंपोनेंट 1 नहीं था या प्योर लिक्विड 1 नहीं था क्योंकि इसमें लिक्विड 2 भी था। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन था। यहाँ पर प्योर लिक्विड 1 है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1, तो ये अपना प्रेशर बनाएगा। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम, फिर से इक्विलिब्रियम पे हम लोग चेक करेंगे तो अब और प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब और गैस नहीं बनेगा तो प्रेशर चेंज नहीं होगा और वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा कुछ मेजर तो होगा, उसको भी P1 लिखते हैं, पर यहाँ पर ऊपर में नॉट लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं P1 नॉट। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड 1 का है। ठीक है, यहाँ पर जो P1 था वो पार्शियल था क्योंकि इसके साथ P2 भी था। यहाँ पर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 का होगा, तो P1 नॉट को हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, ये प्योर U है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ठीक है, उसी तरह अगर हम लिक्विड 2 को ले, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लिक्विड 2 है, तो अगर हम लोग लिक्विड 2 को ले तो लिक्विड 2 भी यहाँ पर प्योर है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड 1 के संग तो इसका सॉल्यूशन है नहीं, तो ये प्योर लिक्विड 2 है, तो क्योंकि ये वोलेटाइल है तो ये भी अपना वेपर प्रेशर बनाएगा, मतलब वेपर्स बनाएंगे जिनका प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को जब हम मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे P2 नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग नॉट लगा देंगे, है ना, P2 नॉट या 0, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। ठीक है, तो ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। यहाँ पर भी P2 था पर वहां नॉट नहीं था, ये P2 था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 क्योंकि इसके साथ लिक्विड 1 भी मिक्स था। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो यही आता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जिसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो। तो अगर कंपोनेंट 1 के लिए लिखेंगे तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट
x1, ठीक है। और अगर कंपोनेंट 2 के लिए लिखेंगे तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट या P नॉट टू x2। तो ये हमारा होता है रॉल्स लॉ, वेरी सिमिलर टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में P इज इक्वल टू KHX होता था, ठीक है, वहाँ KH आता था, ठीक है, और वहाँ बस एक कंपोनेंट रहता था गैस, पर यहाँ पर दो कंपोनेंट है ना, पर है वही पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर यहाँ P1 नॉट की जगह बस KH पुट कर देते, ठीक है, और कंपोनेंट 1 को जैसे यहाँ लिक्विड है गैस मान लेते, तो ये हेनरीज लॉ ही बन जाता, ठीक है। तो रॉल्स लॉ भी हेनरीज लॉ है, बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का अंतर है, ठीक है, और एक कंपोनेंट का अंतर है, यहाँ लिक्विड है वहाँ गैस था, ठीक है। तो मान सकते हैं यहाँ पर जो एक लिक्विड है वो अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होकर गैस ही बन जाता अगर, तो वो हेनरीज लॉ बन जाता। पर यहाँ पर क्योंकि वोलेटाइल है तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों फेज में एग्जिस्ट करेंगे। लिक्विड 1 वेपर फेज में भी है और सॉल्यूशन फेज में भी है, लिक्विड 2 वेपर फेज में भी है और सॉल्यूशन फेज में है। इसका नाम लिक्विड है, पर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लिक्विड 1 वेपर फेज में, मतलब लिक्विड 1 के वेपर्स हैं वेपर फेज में। तो यहाँ जो दोनों कंपोनेंट है वो वेपर फेज में भी है, सॉल्यूशन फेज में भी है। लेकिन हेनरीज लॉ में जो हमारा ये लिक्विड था वो वेपर फेज में नहीं था, वहां पर सिर्फ गैस था वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में, ठीक है। तो एक बार और हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में दो लिक्विड लिए। ये जो ब्लैक रंग से है वो लिक्विड 1 है, वोलेटाइल लिक्विड है, और ये जो रेड रंग से है वो लिक्विड 2 है। वोलेटाइल मतलब वो आसानी से वेपर में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड भी रहेंगे पर उनका वेपर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो शुरू में मान लेते हैं अभी जब ये लिक्विड है तो ये जो डैश है वही डैश या मॉलिक्यूल्स हैं उनके। तो मैंने कुछ डैश को रेड रंग से शो कर दिए, बहुत सारे उनके मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड 2 के, और ब्लैक डॉट्स लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स हैं। समय के साथ ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं 1 और 2 के ऊपर जाएंगे और वेपर्स बनाएंगे। तो ये हो गए वेपर्स ऑफ लिक्विड 1 ब्लैक रंग के, और ये वेपर्स ऑफ लिक्विड 2 रेड रंग के। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स कुछ कम होंगे, ठीक है, जो वेपर्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेपर्स फिर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल्स वेपर जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला रिएक्शन ज्यादा होगा, ये वाला रिएक्शन डायरेक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वेपर फेज में ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब वेपर फेज से सॉल्यूशन फेज में जाने वाले और सॉल्यूशन फेज से वेपर फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, ठीक है। तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब अब प्रेशर नहीं बढ़ेगा, मतलब समय के संग प्रेशर बढ़ेगा, फिर एक जगह प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स और कम हो जाएंगे क्योंकि वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड 1 के, ये डैश भी वही है, और ये जो ब्लैक है वो सॉरी रेड रंग के लिक्विड 2 के हैं और ब्लैक रंग के लिक्विड 1 के, डैश भी वही है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर जो ब्लैक रंग से वो P1 है, मतलब प्रेशर जब मेजर करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अब तो चेंज होगा नहीं तो अब मेजर कर सकते हैं। तो P1 हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 और P2 हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। पार्शियल क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का वेपर फेज है वो दोनों का सम होगा P1 प्लस P2। तो P1 उसको उसमें पार्शियली कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और P2 भी पार्शियली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए इनका नाम क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, ठीक है। यहाँ पर x1 क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, ठीक है। ओके, ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, और ये हेनरीज लॉ की तरह यहाँ भी मोल फ्रैक्शन का यूज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रॉल्स लॉ बोलता क्या है, तो रॉल्स लॉ बोलता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फेज। तो रॉल्स लॉ में दो जगह सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन फेज होता है और एक वेपर फेज होता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर तो हमेशा वेपर फेज में होगा, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सॉल्यूशन फेज का लिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन भी आया है कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का पूछा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, पर अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज का देखते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या बोला, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, लेट P1, दो कंपोनेंट था, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मतलब 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इन द सॉल्यूशन फेज। तो सॉल्यूशन फेज है इसलिए x1 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह कंपोनेंट 2 के लिए अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या आता है, तो हेनरीज लॉ में वो कांस्टेंट KH था, पर यहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाएगा P1 नॉट या P2 नॉट। तो ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 P1 नॉट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2 P2 नॉट। यहाँ देखते हैं,
यहाँ पर क्या था, इस बीकर में पहले लिक्विड 1 भी था और लिक्विड 2 भी था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिक्विड 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके मोल्स होंगे, हम लोग दिखा सकते हैं, पर यहाँ हमें वेपर प्रेशर पे ध्यान देना है। अब क्योंकि ये वोलेटाइल है तो जब ये अकेला होगा तो भी अपने वेपर्स बनाएगा, तो ये वेपर्स बनाए, मान लेते इक्विलिब्रियम पे इतने वेपर्स हैं, ठीक है। तो अब जब इसको मेजर करेंगे तो यहाँ P1 नॉट लगा देंगे। यहाँ पर जब मेजर किया था तो P1 नॉट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इसके वेपर्स के साथ P2 के भी वेपर्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे टोटल वेपर प्रेशर में। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ P1 के वेपर्स हैं, तो इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। तो ये हो गया आपका P1 नॉट, ठीक है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्योर लिक्विड 2 है, यहाँ पर तो लिक्विड 2 के संग लिक्विड 1 भी था, लेकिन यहाँ पर प्योर लिक्विड 2 है। एट इक्विलिब्रियम इसका जो वेपर, इसका जो प्रेशर बनेगा या वेपर्स बनेंगे उसके प्रेशर को बोलते हैं, इसका वेपर बना और इसका प्रेशर तो वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, तो P2 नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसके ज्यादा वेपर्स, इसके कम वेपर्स, तो ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि सब सेम वोलेटाइल तो होंगे नहीं, कोई ज्यादा वोलेटाइल होगा सेम टेम्परेचर पे, कोई कम वोलेटाइल होगा, कोई एक गिवन टेम्परेचर मान लेते 25 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा वेपर्स बनाएंगे तो बोलेंगे इट इज मोर वोलेटाइल एट दिस टेम्परेचर एंड इट इज लेस वोलेटाइल। कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों वोलेटाइल्स हैं तो उनके प्रेशर हम लोग मेजर कर लेंगे, तो ये P2 नॉट और P1 नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जब रॉल्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो यही आता है। कंपोनेंट 1 के लिए रॉल्स लॉ, तो कंपोनेंट 1 के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1, ठीक है, या प्योर कंपोनेंट 1। उसी तरह P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, तो जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आ जाएगा P2 नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, जो आपका ये है, ठीक है। तो ये था हमारा रॉल्स लॉ की बेसिक बातें, है ना। तो P टोटल क्या हो जाता है, P1 प्लस P2, ठीक है। और X1 प्लस X2 ये क्या है, तो मोल फ्रैक्शन जितने भी होते हैं, मतलब अगर 2 कंपोनेंट है तो X1 X2, 3 कंपोनेंट है तो X1 X2 X3, इनका सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर वेपर्स हैं, वेपर्स में भी तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे ना, और मॉलिक्यूल्स का मास होगा, मास होगा तो वेपर में भी मोल्स तो आएंगे ना, क्योंकि मोलर मास तो होता है गैस का। तो यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपोनेंट 2 के लिए देखते हैं, ये भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना ऐसे, तो इनका भी कुछ मास होगा, मास होगा तो मोल्स होगा, मोल्स होगा तो मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ भी होता है, उसको डिनोट करते हैं Y1 से, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, और Y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज, ठीक है। ये हो गया वेपर फेज का भी, ठीक है। थोड़ा सा NCERT आप रीडिंग करिएगा, उसमें भी लिखा हुआ है वेपर फेज, और वेपर फेज के बारे में लिखा हुआ है, और उसके मोल फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन भी दिया है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया CBSE में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये करते हैं, रॉल्स लॉ मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज के बारे में बताता है, उससे रिलेट करता है पार्शियल वेपर प्रेशर को, ठीक है। अब यहाँ पर जो P1 है ये डेरिवेशन ऑफ NCERT में दी हुई है, ठीक है, इजी है। यहाँ जो P1 है उसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो P1 की जगह हम लिख सकते हैं P1 नॉट X1, और P2 की जगह P2 नॉट X2, ठीक है। फिर X1 और X2 में X1 को आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस X2 से, तो दोनों तरफ X2 वेरिएबल आ जाएगा, तो आपको एक X2 वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन है, NCERT में वो अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। पर हम लोग अगर इतना भी लिख दें, सिर्फ P1 की जगह ये, P2 की जगह ये, तो हम आगे क्वेश्चन में आराम से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो हमेशा सच है। तो अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन Y1 और मोल फ्रैक्शन Y2 कंपोनेंट 2 के लिए, उनका भी सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो उसमें भी Y1 प्लस Y2 हम 1 मान के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रॉल्स लॉ की बेसिक बातें। अब हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, 1 मार्क का स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमारे स्टेटमेंट है, रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, है ना। यहाँ जनरली 2 लिक्विड्स लेते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट 1 या 2, है ना, ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरली मोल फ्रैक्शन जब भी बोला जाए तो हमेशा वो सॉल्यूशन फेज के लिए ही बोला जाता है, ठीक है। और अगर वो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो वो मेंशन कर देगा कि वेपर फेज के बारे में आप बताइए, ठीक है।
तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन और यहाँ लिख दिया है सॉल्यूशन फेज का, ठीक है। पर जनरली आप देखिएगा, आप जब रीडिंग करिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा, तो जनरली मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज का ही होता है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम कोई भी कंपोनेंट मान लेते हैं, फॉर एनी कंपोनेंट द पार्शियल वेपर प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रहा सिंबल, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज का सिंबल X। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, P0, जो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर कंपोनेंट 1 होता तो यहाँ हर जगह 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। यहाँ पर P क्या है तो अब वो बता दीजिएगा। P रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, P0 रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यहाँ पार्शियल नहीं लिखा है क्योंकि वहां तो सिर्फ लिक्विड, वही लिक्विड है ना, 1 मानेंगे तो लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, तो प्योर लिक्विड है, तो उसमें पार्शियल कैसे होगा, वो तो टोटल होगा ना। तो सिर्फ वेपर प्रेशर लिखा है, तो P0 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। X क्या है, तो X है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट और लिख दिया है सॉल्यूशन फेज। आप सॉल्यूशन फेज हटा भी सकते हैं चाहे तो, पर यहाँ पर लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज, क्योंकि हम लोग ने स्टेटमेंट में भी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन लिखा था। तो ये हमारा ना 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। और हमने इसको समझा रॉल्स लॉ होता क्या है, और हेनरीज लॉ के संग कंपेयर करके भी समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया वो देखेंगे। तो अब हम अपने अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो आए हुए हैं। अभी थ्योरी क्वेश्चंस है तो हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स, मतलब ऐसे करके जैसे टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में किया था, हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा रॉल्स लॉ था। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे।